नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करने जा रहे हैं पेंशन में एफडीआई की मंजूरी की। सरकार ने हाल ही में कैबिनेट का एक फैसला करके पेंशन में एफडीआई को मंजूरी दी है। और इसका मतलब क्या है? बुढ़ापे का आसरा पेंशन आखिर कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकेगा? फिलहाल अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से जो पेंशन दिया जाता है उसका फायदा सिर्फ 12% लोग उठा पाते हैं। 88% आबादी जो किसी तरह से अपना गुजारा चलाती है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हो या दूसरे सेक्टर्स में, उनको इसका फायदा नहीं मिल पाता है। सरकार इसी क्षेत्र को और ज्यादा विस्तार देना चाहती है। इसके फायदे नुकसान क्या हैं, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम तरह की शंकाएं जो आम लोगों के मन में है उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ नागेंद्र भटनागर जी हैं जो कि सीईओ हैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के। आपका बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र जी। हमारे साथ आशीष अग्रवाल हैं जो कि कार्यकारी निदेशक हैं इन्वेस्ट इंडिया माइक्रो पेंशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आशीष, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अमिताभ गुहा हैं जो कि C2 के मेंबर हैं। आपका भी स्वागत है अमिताभ। हमारे साथ हैं ज्योतिर्मय जैन जी जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं बैंकिंग और फाइनेंस डिवीजन के एसोचैम में। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिर्मय आपका। और इसके अलावा हमारे साथ मुकेश मोहन गुप्ता हैं जो कि निर्देशक और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका भी स्वागत है मोहन। तो आइए आपको बताते हैं दरअसल ये नई पेंशन योजना है क्या और पेंशन में एफडीआई की मंजूरी के मतलब क्या है। रिटायरमेंट के बाद जो लोग हैं उनको बुढ़ापे का सहारा एक तरह से हम कह सकते हैं इस पेंशन योजना को। निवेशकों का खुलेगा स्थायी रिटायरमेंट खाता इससे, और डीमैट खातों की तर्ज पर होगा पेंशन खातों का प्रबंधन। इसके अलावा पेंशन फंड मैनेजर के जरिए जमा रकम के निवेश की व्यवस्था होगी। फंड मैनेजर पेंशन राशि को 3 संपत्तियों में निवेश कर सकेगा। संपत्तियों में इक्विटी, सरकारी शेयर और क्रेडिट रिस्क शामिल हैं। इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50%। खाता धारकों को विभिन्न संपत्तियों में निवेश का आवंटन बदलने की छूट भी होगी और नौकरी बदलने पर भी खाता स्थायी बरकरार रहेगा। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नागेंद्र जी, आप ही से जानना चाहेंगे क्योंकि आप लोग इस सेक्टर से को रेगुलेट करते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। ये जो एफडीआई इन पेंशन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है, सरकार अब इसे लेकर पार्लियामेंट में जाने वाली है, इससे एक आम आदमी को क्या फायदा होने जा रहा है और अब तक जो उसे नहीं मिल रहा था? मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य दे दूं। विश्व में पेंशन मार्केट सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। जो चोटी के 13 देश हैं उसमें पेंशन निवेश $27.5 ट्रिलियन है, जिसको मैं यदि रुपीस में कन्वर्ट कर दूं तो आप ये सोच लीजिए 14 करोड़ रुपीस। ये बहुत बड़ी राशि है। यूएसए, यूके और जापान 3 बड़े मार्केट हैं। हमारे देश में यदि आप देखें तो नेशनल पेंशन सिस्टम जो कि पीएफआरडीए की योजना है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और उसमें इस समय कोई 22,000 करोड़ की राशि जमा है। 22,500 करोड़। 22,500 करोड़ जो आपने बताया, ये अकाउंट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और इसी में यदि आप देखें तो ब्राज़ील जैसे देश और साउथ अफ्रीका जैसे देश, वहाँ पे पेंशन कॉर्पस 16 लाख करोड़ और 11 लाख करोड़ है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पेंशन एक ज़रूरत है लोगों के लिए और हमारे देश में इसके लिए बहुत स्कोप है और ये हमने अभी नया एक कदम उठाया है। लेकिन आपने कहा कि ये सारी चीजें जो हमने दिखाई हैं वो तो पहले से मौजूद है, तो फिर इसमें नया क्या है? वही मैं कहना चाहूँगा। पीएफआरडीए जो कि पेंशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो एक 2004 के सरकारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत ऑलरेडी फंक्शनल है और इसमें अभी 7 फंड मैनेजर हैं। उसमें से 6 फंड मैनेजर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए हैं, 3 फंड मैनेजर सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी ऑटोनोमस बॉडी है उनके लिए है। तो ये योजना ऑलरेडी क्रियान्वित है और आपने जैसे डीमैट की तर्ज पे बताया, ये अकाउंट खुले हैं। अभी हमारे पास कोई 38 लाख अकाउंट हैं जिसमें से कि प्राइवेट सेक्टर में कोई 13 लाख अकाउंट हैं।
और जहाँ तक एफडीआई के निवेश की बात है, जब इन पेंशन फंड मैनेजर्स का चयन हुआ था 2004 के बाद, तो उस समय भी 26% का प्रावधान था। तो अभी भी जो पेंशन फंड मैनेजर्स आते हैं, पेंशन में 26% का प्रावधान था पेंशन फंड मैनेजर्स के। अच्छा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा भी बता दूं। पेंशन फंड मैनेज करने के लिए पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि प्रोफेशनली रन कंपनीज होती हैं, और उसकी इक्विटी में जो हम निवेश की बात कर रहे हैं वो केवल उसकी इक्विटी में है कि 26% हो, 49 हो कि ना हो। और अभी भी जो इनका चयन हुआ था, जो कि 2004 के बाद हुआ था, उसमें भी 26% परमिटेड था। जी, तो ये जो अभी कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने 26% को मंजूरी दे दी है, और अगर जो एफडीआई इंश्योरेंस को 49% तक ले जाया जाता है, उसको पार्लियामेंट से मंजूरी मिल जाती है, तो पेंशन सेक्टर में भी 49% तक इजाफा हो सकता है। ये आप कह रहे हैं कि पहले से ही मंजूर था, ये कोई नई बात नहीं है? 26% ऑलरेडी था। बिल पास होने पे ये होगा कि अभी पीएफआरडीए जो है एक सरकारी विभाग की तरह कार्य कर रहा है। पीएफआरडीए जब बिल पास हो जाएगा तो पीएफआरडीए को स्टैट्यूटरी पावर्स मिल जाएंगी। जी, और तो पीएफआरडीए को स्टैट्यूटरी पावर्स मिल जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ज्योतिर्मय जी, एसोचैम इस योजना की क्यों बहुत ज्यादा वकालत कर रहा है? इससे क्या फायदा होने वाला है? इस देश में जो पेंशन का सिलसिला है बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसलिए हमारा ये मानना था कि जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जितना जो ऑर्गेनाइज सेक्टर एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, वहाँ पेंशन कंपलसरी होनी चाहिए। इसके लिए जब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि टू स्टार्ट विथ 26% एफडीआई होगा फंड मैनेजर्स के लिए, तो किसी भी फंड मैनेज को पेंशन फंड को मैनेज करने के लिए काफ़ी कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि उसमें कुछ एश्योर्ड रिटर्न्स होती हैं, कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एक्सपेंशन होता है, कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ प्रोडक्ट लाइन पड़ती हैं। तो जैसे जैसे एफडीआई आएगा आपके पास, वैसे ही जैसे साथ में आपके नई प्रोडक्ट लाइन आएगी, उसमें जो उनके जो रिटर्न्स हैं वो बेहतर होंगी और जो उनके जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो इंटरनेशनल होंगे। तो हमारा ये मानना है कि एफडीआई आने से एक नया दौर शुरू होगा पेंशन में, जहाँ पर कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए, अधिक से अधिक लोगों के लिए पेंशन की सुविधा प्राप्त होगी। जी, लेकिन अमिताभ, जो अगर हम दूसरे देशों के उदाहरण लें, जैसे खास तौर से अमेरिका का लोग उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई सारी ऐसे फंड मैनेजर्स और जो स्कीम्स आई पेंशन में, उसमें आमतौर पे जो प्राइवेट कंपनियां आई वो मुनाफा कमाने के लिए आई, और कई बार मुनाफे की होड़ में इतनी आगे निकल गई कि उन्होंने आम आदमी का ख्याल ही नहीं रखा। आपको क्या इस वजह से डर लग रहा है? नहीं, डर का सवाल नहीं है। सवाल ये है, आज का शीर्षक जो है एफडीआई इन पेंशन, लेकिन मेरा सवाल इसमें है कि व्हाट वाज द सिचुएशन इन पेंशन में, क्या स्थिति था? मेरा ये अफसोस है कि वर्कर के ऊपर सरकार का लगातार हमलाबाजी हो रहा है। आप देखिए, ऐसा है कि इनफॉर्मलाइजेशन, असंगठित क्षेत्र में संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्रों में भेजने के लिए सरकार का पूरा कदम मदद है। इसलिए आज क्या हुआ स्थिति, वर्कर्स, ओनली 3% वर्कर्स आर इन द फॉर्मल सेक्टर। तो इसमें बेसरकारी है, सरकारी भी है, और सरकार का कदम सबसे ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया है एबोलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स एक्ट, लेकिन सरकार इस रिस्पॉन्सिबल अभी वही कर रहा है क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, सबसे ज्यादा सरकारी क्षेत्र में। तो एक हमला हुआ। दूसरी हमला 1995 में, जब पेंशन सिस्टम इन प्राइवेट सेक्टर में जब बदल डाले हैं, नतीजा ये हुआ है अभी पेंशन जो मिल रहा है, जिनको 100 रुपया 50 रुपया पेंशन मिल रहा है, ये तो मिनिमम वेज से कम भी है, और जिंदगी में जितना जमाया उनको पहुंचता नहीं है उसके पास। तो मेरा सवाल ये है, अब सिस्टम को पहले जांच करिए, बाद में एफडीआई का सवाल आएगा। अभी सिस्टम ही जो है, और देखिए सरकारी क्षेत्र में कितना पैसा का जरूरत था। 2002 में सरकारी क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट का था कुल मिला के 26 करोड़, केंद्रीय सरकार का था सालाना 22 करोड़, तो हुआ क्या, 48 करोड़ देना था। ये भी देने में नामंजूर थे जी। 2004 से सिस्टम बना दिया कंट्रीब्यूटरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो यही जो हमला हो रहा है, इस हमला का बावजूद लोग इन पेंशन के लिए कुछ उनका मिलता है। जो अमिताभ कह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करे, क्या आपको भी ये सही लगता है? आप लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तमाम गरीबों को इस योजनाओं से जोड़ रहे हैं।
इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करना चाहूँगा मैं। एक, जो अभी अमिताभ ने कहा, ये बात भटनागर जी ने भी कही थी कि 2004 में पेंशन का रिफॉर्म शुरू हुआ था। इसमें समझने वाली बात ये है कि हमारे देश में जो संगठित क्षेत्र है, मतलब जिसमें लोग या तो सरकारी नौकरी करते हैं या लोग बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं, ये क्षेत्र बहुत छोटा है। जो आपने भी बताया 10%, 12% ये पॉपुलेशन आती है। इन लोगों में ये लोग पढ़े लिखे भी हैं और इनका एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर का रहता है कि भाई मेरा प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होगा और मेरा प्रोविडेंट फंड में एक पेंशन का भी पार्ट है, तो मेरी एक कंपलसरी सेविंग हो जाती है। उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन उनके पास एटलीस्ट जब वो नौकरी करते हैं तो पता है कि एक स्कीम में जुड़ गए हैं और बुढ़ापे में कुछ होगा। जो सरकारी मुलाजिम है उसको 2004 से पहले तक सरकार ये कहती थी कि आप हमारी नौकरी में आए हैं तो आप जब बूढ़े होंगे तो जो आपकी तनख्वाह है उसका 50% आपको पेंशन दिया जाएगा। ये एक प्रॉमिस था, लेकिन ये किस बेस पे दिया जाएगा इसका गणित सरकार ने नहीं किया। तो जब ये सिचुएशन, जैसे हमारी जनसंख्या आगे बढ़ रही है और जो हमारी वर्कफोर्स है वो आगे बढ़ रही है, तो ये एक ऐसी अनसस्टेनेबल पोजीशन में आ जाती है कि सरकार खुद अपने ही वर्कर्स, अपने ही एम्प्लॉयज की पेंशन को फंड नहीं कर पा रही। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने पेंशन फंड में पैसा जमा करेंगे तो हम आपके पेंशन फंड में पैसा जमा करेंगे। लेकिन सवाल ये है ना कि एक जगह से सरकार टैक्स लेती है, उस टैक्स के पैसे को वो कितना हद तक पेंशन स्कीम्स में लगा सकती है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मुकेश जी, ये बताइए कि बैंकिंग सेक्टर इस क्षेत्र में क्या मदद कर सकता है? जैसे मान लीजिए हम जैसे एम्प्लॉयज हैं जिनको पता है कि उनको पेंशन नहीं मिलना है, वो अगर इस नई स्कीम के लागू होने के बाद क्या कोई फायदा उठा सकते हैं? कैसे उसका फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, बैंकर्स के हिसाब से हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो उनका, जो लोग गरीब लोग हैं जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है, उनको पेंशन कैसे मिले, तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू उन लोगों को अकाउंट्स के थ्रू पेंशन देने के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। फिर बैंक्स के पास एक ह्यूज डाटा है हम लोगों के पास। जहाँ तक एफडीआई की बात है, देखिए एज ए बैंकर और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ये कहूँगा कि हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। तो अगर मैं इंडिया की अपनी कंट्री की बैलेंस शीट हम देखें तो कैपिटल किसी भी कंपनी के लिए बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस कंपनी में जितनी कैपिटल होगी उतना अच्छा होगा। तो अगर हमारी कंट्री में एफडीआई आ रही है किसी भी सोर्स से, वो पेंशन की तरह या किसी भी तरह से, मैं समझता हूँ ये हमारी फिस्कल डेफिसिट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हमारे डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए, आज के दिन में हमारे यहाँ पर एक डाटा मैंने देखा था कि शायद 2040 तक हम लोगों की जो 60 ईयर से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है, दैट विल बी मोर देन 50% इनफैक्ट। हमारे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। यस, तो लोग जो क्या है आज की तारीख में, जब क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं वो तो सब अपने अपने जगह चले जाते हैं, अपनी नौकरी पे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जो माता पिता हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तो उनको पढ़ाने में और सब चीजों में, उनमें उनकी फैमिली चलाने में खर्च कर दी। अब जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको कुछ पैसा, मुझे लगता है कि जरूर चाहिए जो पेंशन के रूप में मिल सके। बात है कि बुढ़ापे का सहारा हर किसी को चाहिए, लेकिन बुढ़ापे का सहारा किस कीमत पर? सवाल ये है ना कि आज हम मेहनत करके, कड़ी कमाई करके कहीं निवेश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई अगर हम निवेश कर रहे हैं और कोई कंपनी आ रही है वो अपने मुनाफे के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में हमारे पैसे को कहीं स्टॉक एक्सचेंज में लगा रही है और वहां पर वो डूब जा रही है और लेके वो चली जा रही है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए जो एक इंश्योरेंस होना चाहिए, वो एश्योरेंस कहाँ से मिलेगा? चेक्स एंड बैलेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने देखा अभी कि वो 50% से ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस तो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट द फंड्स इनफैक्ट। जी, इसमें मैं गारंटीड रिटर्न कैसे होगा? मैं इसमें आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। जो आपने कहा कि विदेशी आएंगे और हमारी जो जमा पूंजी है उसको कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, तो पेंशन फंड जो कि ये काम करेंगे वो पीएफआरडीए से रेगुलेट होते हैं और रेगुलेशन में इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस रहती हैं कि आप इतने से ज़्यादा इक्विटी में नहीं कर सकते, इतना आप बॉन्ड्स में करेंगे। बॉन्ड भी जो कंपनी के बॉन्ड हैं वो रेटेड होते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड ही में करेंगे। ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और दूसरा जो आपने 50% की बात कही वो निवेशक के लिए है कि अगर मैं निवेशक हूँ और मैं, आपने 3 स्कीम बताई, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी बॉन्ड, तो मैं एज ए निवेशक अपना जो 1000 रुपए यदि कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं तो 500 से ज्यादा इक्विटी में नहीं डाल सकता। और इसमें एक डिफॉल्ट स्कीम भी है जिसमें कि आपकी आयु के हिसाब से आपकी रिस्क प्रोफाइल चेंज होती है, तो आप उसमें कर दें तो उसमें जब यदि यंग आयु के हैं तो उसमें इक्विटी की मात्रा ज्यादा होगी और जब आप रिटायर हो रहे हैं तब उसमें
बॉन्ड्स की मात्रा ज्यादा होगी। गारंटीड रिटर्न की जो आपने बात कही, वो गारंटीड रिटर्न पे हम आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कोई मिनिमम गारंटीड रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि जो आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई पेंशन के लिए बचाने में खर्च कर रहा है, उसे बुढ़ापे में क्या जरूरी नहीं है कि उसका बचाया हुआ रकम उसे मिले। बने रहेगा हमारे साथ। तो हम बात कर रहे हैं पेंशन स्कीम की कि पेंशन में अगर एफडीआई को मंजूरी मिल जाती है तो इससे आम आदमी को क्या फायदा, क्या नुकसान होगा। हम गारंटीड रिटर्न की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये जरूर जानना चाहेंगे आशीष कि आखिर इस योजना की जरूरत है भी या नहीं है। देखिए, अगर आप एफडीआई की बात करें तो एफडीआई का मतलब है पैसा। हमें निवेश क्यों चाहिए इस सेक्टर में? जैसे हाईवे बनाने के लिए हमें निवेश चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए निवेश चाहिए। अगर हम पेंशन की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में 90% हमारी जनता है, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, उन लोगों को एजुकेट करना पेंशन स्कीम के बारे में, ऐसे सिस्टम बनाना कि जगह जगह लोग पेंशन स्कीम में जुड़ पाएं। और कोई भी अगर पेंशन योजना होती है तो उसमें जो एक वर्कर को कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो वर्कर को एंड में बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो जो ये निवेश है, जो कैपिटल है, जिसको हम एफडीआई का भी नाम दे रहे हैं, ये पेशेंट कैपिटल चाहिए। इसका मतलब उनको वेट करना पड़ेगा 10, 20, 30 साल ताकि उनको रिटर्न मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें ताकि उनकी कमाई हो, वाइल प्रोवाइडिंग ए लो कॉस्ट सिस्टम। तो ये पेशेंट कैपिटल अगर हमें हमारे देश में जो आम लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी प्रतिदिन की कमाई 20 रुपए से लेके 1000, 1500, 2000 या उससे ऊपर कुछ भी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग जो मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं, वो लोग इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं और क्या उनके लिए ये योजना सही होगी? अमिताभ जी, पता नहीं, डिस्कशन जो हो रहा है दिशा और है। हाँ। क्योंकि हमारी दिशा ये है कि सरकारी डेफिसिट, इससे बचौती करना। डेफिसिट कितने हैं? करीब हमारे डेफिसिट 50,000 करोड़ का बजट डेफिसिट है। तो उसको उसमें ध्यान देना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उनके प्रॉफिट के लिए बंदोबस्त करना और लेवल प्लेइंग ग्राउंड तैयारी करना जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। ये सारी चर्चा हो रहा है, बहुत सारी दम से चर्चा हो रहा है। लेकिन कहना है जिन लोगों के लिए कर रहे हैं उनको क्या पहुंचेगा, उसमें चर्चा हुआ है। अब मान लीजिए आज का स्थिति में जो है पैसा हमारा अगर ज्यादा आए तो क्या हम नहीं सोचते हैं कि पैसा सही तरीके से कैसे हम निवेश करें? आप देखिए थाईलैंड में, मलेशिया में इन लोगों का पेंशन फंड में पैसा जब ज्यादा आया, उन्होंने बाहर विदेशों में निवेश करने लगा और हम बाहर से पैसा मांग रहे हैं। आपका पास सही फंड है तब निवेश करिए। नहीं तो सरकार के पास फंड ही नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है। लेकिन वेलफेयर में क्या सिस्टम है हमारे लिए, वर्कर को लिए? द ओनली प्राइवेट सेक्टर खास करके, जहां पे एक मात्र सोशल वेलफेयर सिस्टम है, ये था पेंशन। उसमें भी सरकार नहीं देंगे पैसा। हाँ। और जरूरत कितना है? मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं। जो एफडीआई की हम लोग बात कर रहे हैं 26% या 49 या 0%, ये एफडीआई केवल जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं उनका शेयर कैपिटल जो होगा उसमें 26% या 39 होगी। और इसमें जो उनकी सीमा हमने मिनिमम निर्धारित अब करी है, पहले 10 करोड़ की थी, अब उनका मिनिमम कैपिटल 25 करोड़ का होना चाहिए, जिसमें 12.5 करोड़ के आसपास की जरूरत होगी प्राइवेट कैपिटल की। नहीं, वो पूरा ही जो कैपिटल है वो या तो जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कर रहा 25 करोड़ अपनी तरफ से दे दे। पर यदि जैसे मैंने शुरू में बोला था कि विश्व में पेंशन मार्केट बहुत बड़ा है और यूएसए में, यूरोप में, ब्राजील में, इन सब जगह बहुत काम हुआ है। हाँ।
तो जो एफडीआई आएगा पैसे के हिसाब से भारत सरकार को उसमें खास पैसा नहीं मिलेगा, 25 करोड़ में ज्यादा 10 करोड़ आ जाएगा, परंतु उससे जो एक्सपर्टीज आएगी वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात, एक्सपर्टीज किस तरह की आएगी? जितने फंड मैनेजर्स हैं, जिस तरह से फंड मैनेज करते हैं, और एक हमें, क्योंकि ये हमारी नई इंडस्ट्री है, तो उसको एक मैं बड़ा एडवांटेज समझता हूं, क्योंकि हम दूसरे देशों के जो वहाँ पे तकलीफें हुई इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, उनसे हम सीख रहे हैं। इनफैक्ट एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी हम लोग ये भी देख रहे हैं, उसी हिसाब से नियम बना रहे हैं। परंतु ये जितने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, एफडीआई क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है निवेश का, और जहां तक विदेशों में निवेश की बात है, अभी विदेश में किसी इक्विटी में निवेश करने की अनुमति नहीं जी। आप कह रहे हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है निवेश का। ज्योतिर्मय जी, इसमें एक सवाल है। हाँ, आप ही के सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुत स्कोप है। आप कह रहे हैं कि दरअसल इस स्कोप में गरीबों का तो हिस्सा ही नहीं है। उन गरीबों को या जो निचले तबके के लोग हैं उनको इसका फायदा मिले, उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग? कैसे मिलेगा उनको फायदा? इसके फायदे के लिए है कि जो सरकार भांति भांति की स्कीम लेके आती है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, माइक्रो फाइनेंस है, उससे यह है कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उनके पास जाकर उनको रोजगार प्राप्त करना और उनको ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना जिससे कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा पैसा बचे जो कि पेंशन में उनको सम्मिलित किया जाए। अच्छा, इस देश में इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत फंड्स चाहिए, और फंड्स के लिए एफडीआई का निवेश कहीं भी हो, चाहे पेंशन फंड्स में हो चाहे इंश्योरेंस फंड्स में हो, तो ये जब फंड्स बाहर से आते हैं तो वहाँ से वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि कई सालों तक वहाँ चले हैं, उनके जो रिटर्न्स हैं बड़े हाई हैं। तो इन सबको मिला के गवर्नमेंट ने, क्या है सरकार ने, जो हमारे पास नहीं है, सरकार ने बहुत सारी जो सुविधाएं पैदा की हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड बनाए हैं, जिसमें कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं ये बड़ा ह्यूज अमाउंट लगा सकते हैं लॉन्गर टर्म के लिए, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसे चाहिए। तो पैसे की तो देश को जरूरत है, पैसा तो है। दिस कंट्री इज कैपिटल डिफिसिट कंट्री। हमारे देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, 18 से 60 वर्ष की आयु में हैं और जो कुछ पैसे कमाते हैं आज की डेट में। ये लोग वो हैं कि अगर ये अपने लिए बचत नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में इनकी वही स्थिति आ जाएगी कि लाचार हो जाएंगे और अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे खुद भी गरीब हो सकते हैं और अपनी पूंजी कोई जमा होगी नहीं। और अगर दोबारा हम अपने देश की अभी एक एज प्रोफाइल देखें तो 70% जो पॉपुलेशन है वो यंग है, तो अभी टाइम हमारे साथ है। अगर इन 20 करोड़ गरीब जनताओं तक हम ऐसी योजनाएं पहुंचा पाए, अच्छी योजनाएं, तो अच्छी योजना का एफडीआई से कोई कनेक्शन नहीं है। जो हम अच्छी योजना की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी योजना जिसमें एक गरीब आदमी अपनी छोटी रकम जमा कर पाए, कम लागत पे जमा कर पाए और उसको अच्छे रिटर्न मिले और गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले। आज की डेट में देखें तो जो हमारे किसान हैं, जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, जो दूध में डेयरी में लोग काम करते हैं, ये सब लोग कोई बचत नहीं कर पा रहे हैं। ये सब लोग गरीब तबके में ही आते हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो अगर हम इन सब लोगों की बात करें, अगर इन तक हमें ऐसी योजना पहुंचानी है जो योजना सक्षम हो इनको एक कारगर रिटर्न देने के लिए, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, तो जो फंड मैनेजमेंट है, या अभी भटनागर सिंह ने बताया कि एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तो बन गया है, स्कीम भी बन गई है, तो दुकान तो लग गई है, लेकिन ग्राहक के पास कौन जाएगा, ग्राहक को कौन रुझाएगा? उसके लिए तो हम दिल्ली में अमीरों को दिल्ली के वसंत कुंज में जाके पेंशन स्कीम बेच लीजिए, 1-1 लाख का आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर गांव-गांव जाना है, एक टायर 2 सिटीज में जाना है और किसानों के पास जाना है, तो एक लॉन्ग टर्म उसके लिए प्लानिंग चाहिए, लोगों को कैपिटल लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए मुकेश जी? क्योंकि ये जो उठा रहे हैं सवाल आशीष, पहले एक सवाल आए हैं जो भटनागर जी ने बताए हैं कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए दिए नहीं कहीं पर, एक। हाँ। दूसरा, आज का स्थिति में हमारी ये जो है, तो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं बोला, मैंने कहा उसके इक्विटी कैपिटल में आएगा और वो इनफैक्ट एफडीआई जो है वो वहीं पे रहेगा। तो रहेगा, लेकिन उसका रिटर्न कब से होगा आप बताइए? आज की स्थिति में वो केवल एक कंपनी चलाने के लिए, मैं इसमें ये स्पष्टीकरण दूंगा। हम दो चीज कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो जो पेंशन फंड मैनेजर है वो कंपनी बनाता है, उस कंपनी के लिए एक शेयर कैपिटल होता है, ये एफडीआई हम उसमें बात कर रहे हैं। दूसरा जो वो कंपनी पैसे जमा करती है मेरे आपसे और जनता से, वो कॉर्पस आया, वो जो इन्वेस्ट करती है मार्केट में।
तो उसमें कोई एफडीआई की बात नहीं, मुझे उसमें ये ना कोई बताइए निवेश कि है। एक सामान्य प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी अगर पेंशन का फायदा लेना चाहे, पेंशन स्कीम का फायदा लेना चाहे, तो वो कैसे इस स्कीम का फायदा ले सकता है? क्या निजी प्राइवेट एजेंसियां आ जाएंगी जिसके पास आप जाएंगे और कहेंगे कि मुझे पेंशन स्कीम चाहिए, जैसे इंश्योरेंस स्कीम लोग खरीदते हैं, क्या इस तरह की कोई सुविधा होगी? या फिर सरकारी स्तर पे जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, उस तरह की कोई? इसका मैं दो पार्ट में आपको जवाब दूंगा। एक तो जो पहले छोटे तबके के लोग की बात है, उसके लिए एक ऑलरेडी स्कीम है स्वावलंबन स्कीम, जो एनपीएस लाइट में आती है। उस स्कीम के अंतर्गत मिनिमम व्यक्ति को 1000 रुपये जमा करने होते हैं और सरकार 1000 रुपये की सब्सिडी देती है। और इस स्कीम में पीएफआरटीए और हमारी संस्था बड़ी सारी संस्थाओं के साथ काम कर रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड वगैरह, और इसमें कोई 12.5 लाख अकाउंट ऑलरेडी खुल गए हैं। तो ये एक छोटे तबके के लिए मैं भी कहूंगा कि शुरुआत है। और दूसरा, आपने जो बोला कि एक आदमी कैसे अकाउंट खोलेगा, तो इस योजना में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं जो कि बड़े सारे निर्धारित हैं, बैंक्स हैं और सब हैं, तो उनके यहाँ खोल सकते हैं। और अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें पेंशन फंड मैनेजर भी मार्केटिंग करेंगे और उसमें वो लोगों के पास जाके और इसका प्रचार करें। आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि पेंशन फंड मैनेजर्स अब मार्केटिंग करेंगे अपनी कंपनी के लिए और वहां पर जाकर आप अपने लिए अलग से एक निवेश की सुविधा उपलब्ध कर सकेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म ये सुविधा हासिल हो, क्योंकि पेंशन एक ऐसी स्कीम है कि आज हमने इन्वेस्ट किया तो हमें बुढ़ापे में 20 साल 25 साल बाद जाके उसका फायदा मिलेगा। इतने देर तक ये जो प्राइवेट फंड मैनेजर्स हैं आपका पैसा कहाँ किस तरह से लगा कर रखेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे, उसका क्या भरोसा है? देखिए, एक डाटा है कि एसएमई सेक्टर में अगर हम देखें, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, तो 90% से ज़्यादा जो एसएमई है वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है। वो अभी बैंक से पैसा ले ही नहीं रही है, वो अपने पैसे से काम कर रही हैं। हमें उन ऑर्गेनाइज सेक्टर को पहले हमें मेन स्ट्रीम में लाना होगा। उन लोगों का अभी बैंक्स पे भरोसा नहीं है शायद, या बैंक से वो पैसा लेना नहीं चाहते, तो हमें उन लोगों को एक मेन स्ट्रीम में लाना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जब उनके मालिक लोग ही बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को जोड़ना भी हमें ज़रूरी होगा। बट फिर भी एफडीआई में मुझे लगता है कि दूसरे रेगुलेटर्स जो हैं वो रेगुलेटर्स विल प्ले, आई सपोज, बिकॉज रेगुलेटर्स पहले बन गए हैं, रेगुलेटर्स आर देयर। तो जहाँ तक ये डर है कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो जैसे अन्य रेगुलेटर हैं, सेबी है, आरबीआई है, ऐसे ही रेगुलेटर काम करेगा, तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई डर नहीं लग रहा कि ये पैसा जो है वो कहीं वापस ले जाएंगे पैसा। और अभी शायद मुझे इसमें लगता है कि भटनागर साहब ज़्यादा बता पाएंगे कि इसमें अभी ये केवल हम एफडीआई की बात कर रहे हैं या एफआई की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होगा कि ये शॉर्ट टर्म फंड्स में वापस भी ले जा सकते हैं पैसा, वो भी एक एफडीआई है। ये तो उसका इक्विटी जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, नहीं, वो भी अभी शायद अभी उसमें कोई डाउट है कि नहीं, वो केवल एफडीआई है। उसकी जो पेंशन फंड मैनेजर है उसकी कंपनी में वो कितनी इक्विटी लगा सकता है। जहां तक जो फंड मैनेजर एक बार स्थापित हो गया, जो अब हैं, जैसा हमारा 22,000 करोड़ का कॉर्पस है, तो इसका निवेश कहां करें? विदेश के किसी इक्विटी में नहीं हो सकता, वो हमारी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन में है। और उसकी भी प्रतिशत तय है कि इससे ज़्यादा इक्विटी में नहीं करेंगे, बाकी आप बॉन्ड्स में करेंगे, इतना सरकारी बॉन्ड में करेंगे। और ये केवल भारतीय ही मार्केट में हो सकता है, किसी विदेशी मार्केट में नहीं जा सकते। तो उस प्रकार के सेफगार्ड हैं। और मैं ये दोबारा कहूँगा, क्योंकि अभी हमारी ये इंडस्ट्री नहीं है, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी वैसे वैसे और जैसे जैसे चुनौतियां सामने आएंगी, शायद जो निटी ग्रिटी है वो भी साफ हो सके। नहीं, आप देखिए, हमारे समझ के लिए, एक मिनट, हमारे समझ के लिए कि ट्रेड यूनियन हमने कामगारों के साथ काम करते हैं, हमारे अकाउंटेबिलिटी होता है। हाँ। हमें सवालें पूछते हैं, तो हमारे ये जानकारी हमारे चाहिए, मेरे चाहिए कि देखिए, आज योजना, कंप्लीट योजना कुछ नहीं है मेरा समझदारी से। आज का स्थिति में बेनिफिट, नॉमिनल बेनिफिट आता है, और योजना जब नहीं बना है और किस समय तक इसका जेस्टेशन पीरियड मानिए, और इसमें इन्वेस्टर्स का कितना अट्रैक्शन है उसका असेसमेंट नहीं है। अचानक हमने बोल दिया कि इसको 49% बढ़ाओ, 26% अभी भी नहीं है मेरा समझदारी से, क्योंकि पार्लियामेंट में चर्चा हुआ है, हम लोगों का एमपी ने इसमें बहस किए हैं, कमेटी में भी मौजूद थे। 26% इज द रिकमेंडेशन। अभी एफडीआई में 26% नहीं है। इसका बावजूद पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन का बावजूद उसको 49% कर दिया। तो अजीब सा ये चीज है, योजना नहीं है,
उसका समय कितना लगेगा वो भी नहीं है, और फायदा क्या मिलेगा वो भी नहीं है। गारंटी का बात बाद में करेंगे। हम फंड मैनेजमेंट में एफडीआई की जो बात कर रहे हैं, फंड मैनेजर की इनकम कैसे होती है, वो एक फंड मैनेजमेंट फी चार्ज करता है जो आजकल पीएफआरडीए के अंडर कैप है 0.25% में। मतलब अगर 100 रुपया फंड मैनेजमेंट के लिए आता है तो उसमें 25 पैसा उसको एक साल में कमाई हो सकती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 20 करोड़ गरीब लोग हैं, तो अगर वो 20 करोड़ गरीब लोग 1000 रुपया भी साल भर का जोड़ते हैं तो 20,000 करोड़ रुपया वो मार्केट का फंड में आ सकता है। लेकिन 20,000 करोड़ का 0.25% ही टोटल फंड मैनेजमेंट का कमाई है। तो वो रिटर्न बनाने के लिए, उतना पहुंचने के लिए 15 साल 20 साल लगेंगे। बहुत सारे इनोवेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए इस तरह के सिस्टम्स को लाने के लिए कि हम कैसे गरीब लोगों तक पेंशन योजना पहुंचाएं, ताकि उनको एजुकेशन भी चाहिए जी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आखिर वो इस योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं, और जो लोग ये शंका में हैं कि इस योजना से शायद नुकसान हो सकता है, उनको भी कन्विंस करने की जरूरत है कि कैसे इस योजना का फायदा आम लोगों तक मिलेगा। बने रहेगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। एक निजी आदमी अपने लिए पेंशन स्कीम कैसे खरीद सकता है और उसका अपने बुढ़ापे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में इस सेगमेंट में बात करते हैं। भटनागर साहब, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल किसी पेंशन स्कीम को खरीदना चाहती हूँ या लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए इस पेंशन स्कीम के लाने से क्या फायदा होगा और मुझे कैसे उसको ऑपरेट करना होगा? जो पेंशन स्कीम है, जैसा मैंने बताया, उसके लिए पीएफएम मार्केट करेंगे, और अभी जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हैं बहुत सारे हैं, उनसे जाके आप अकाउंट खोल सकते हैं। और इसमें 3 स्कीमें जैसे है, इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसमें आप अपना अनुपात निश्चय कर सकते हैं कि साहब इक्विटी में ये चूज हम खुद कर सकते हैं या जो फंड मैनेजर्स हैं वो हमें बताएंगे? वो आप खुद कर सकते हैं। इक्विटी में 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि एक ये एक्सपर्ट टाइप का काम है। और यदि आप सोचते हैं कि साहब आप अपना निर्धारण खुद नहीं कर सकते, तो एक स्टैंडर्ड स्कीम है जिसमें आपकी एज प्रोफाइल के हिसाब से और अनुपात कम होता जाता है। इक्विटी का पहले यदि आपने 20 साल की उम्र में किया, इक्विटी का अनुपात ज़्यादा होगा और 60 साल तक आते आते कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक जोखिम लेने की क्षमता की बात है। रिस्क रिटर्न पैराडाइम एज यू कॉल इट। जैसे अभी रिटर्न्स की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि दरअसल ये योजना को आगे बढ़ाकर सरकार कहीं ज्यादा जोखिम तो नहीं ले रही है। बिल्कुल नहीं ले रही है, क्योंकि अभी तक जो हमारी योजना चली है उसमें रिटर्न्स 10% के आसपास हैं, जो कि बाकी और सब कंपैरेटिव योजना से ज्यादा। ज्योतिर्मय, नहीं, इसमें एक चीज हमको, जब तक जख्म का बात है, जख्म में पहले देखिए ऑप्शन का मौका था 1995 में कि आप चाहे तो इसमें आ जाओ, नहीं तो आप वो ऑप्शन करें तो बाहर रहो। इसमें जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, जहां पे लोएस्ट जोखिम है, वहां पे भी कोई गारंटी नहीं है। आप देखिए बिल में, देखिए उस दिन जो डिक्लेरेशन जो हुआ, उस 3 किस्म का जो लेवल दिए हैं, उसमें चॉइस का जगह नहीं है कि हम 100% सुरक्षित रहे। नहीं, और उसके अलावा भी अगर फंड मैनेजर्स आपको कुछ गलत गुमराह कर दें, गुमराह करके इंफॉर्मेशन दें और आप उसको ना समझ पाएं, और वो आपके पैसे का फायदा तो उठा लें, लेकिन वो फायदा आप तक ना पहुंच पाए, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, तो फिर उससे लड़ने के लिए आम आदमी के पास क्या हथियार होगा? ये आपको 2 बात मैं बताऊंगा। रेगुलेटर का काम ही केवल ये है कि जितने इंटरमीडियरीज हैं उनको सुपरवाइज करें। जो अभी हमारी प्रणाली है, एक तो हम गाइडलाइन देते हैं,
हर एक पेंशन फंड मैनेजर का इंस्पेक्शन होता है, उसकी एनुअल मेरे पास बैलेंस शीट आती है, और हर तीसरे महीने में एनपीएस ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें कि हर एक पेंशन मैनेजर का रिव्यू होता है। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या उनकी रिटर्न आ रही है, कहीं उसमें ज़्यादा जोखिम तो नहीं ले रहे हैं। तो इस सब को लेके हम लोग बहुत सजग हैं, और इसीलिए मैंने कहा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये पेंशन फंड बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से हम सीख रहे हैं। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यहाँ पे हम ज़्यादा ऑर्डरली डेवलपमेंट सेक्टर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की चीजें चल रही हैं इस पेंशन स्कीम्स को लेके, उसमें बहुत हद तक जोखिम भी दिख रहा है और कई जगह पर असफलताएं भी देखने को मिली हैं। उसके बावजूद हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? पेंशन फंड में जो जोखिम है उसको फेस करने के लिए कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो फंड मैनेजर्स हैं उनका अपना इक्विटी तो होता है, ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि वो जो एक रिस्क परसेप्शन है उसको दूर करें और मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जिसकी जो रिटर्न हो बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर हो। जब उनकी रिटर्न अच्छी होगी तो ये बिल्कुल वाजिब है कि अधिक से अधिक लोग इसमें पैसा लगाएंगे, और जब पैसा लगेगा तो जब कॉर्पस बढ़ेगा तो इतना बड़ा पैसा जब मार्केट में आएगा तो इट विल अफेक्ट द कैपिटल मार्केट, विल अफेक्ट द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर। और ये आने वाले दिनों में सबसे जो ज़्यादा ग्रो करने वाली मार्केट वो पेंशन मार्केट ही होगी। ये सबूत दुनिया के हर डेवलप्ड कंट्री का ये नतीजा है। डिजास्टर आएगा, बाबुल बस्टिंग होगा, उसमें गारंटी क्या है बताइए? देखिए जो पेंशन जो सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हुआ जिससे आज तक भी सुधर नहीं पाए। नहीं, अमेरिका से शुरू हुआ, अटलांटिक क्रॉस करके यूरोप में गया, यूरोजोन में उसको पैदा हुआ है। वहाँ का रेगुलेशन, लेकिन अगर हम कोई नई स्कीम ले आ रहे हैं तो हमें होगा तो उसका गारंटी क्या सोचना पड़ेगा। अगर डिजास्टर हुआ तो उस सिचुएशन के लिए हमारे पास क्या सुविधा? मैं इसके लिए बताऊंगा आपका कि जो 08 में जो एक टर्मोइल हुआ था, ग्लोबल टर्मोइल हुआ था, तो वहाँ रेगुलेटर्स का जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने जिस तरह से निभाई नहीं, क्योंकि वहाँ जो मार्केट थी ओपन मार्केट थी और जो रेगुलेशन थे बड़े लूज थे। बट इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारी वन ऑफ द फाइनेस्ट रेगुलेटर्स भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसने बैंकों को बचा के रखा हो। उसी तरह से जो पेंशन रेगुलेटर्स हैं, जो पेंशन रेगुलेटर्स हैं या इंश्योरेंस रेगुलेटर्स हैं, इनकी जो नीतियां हैं वो बड़ी ट्रेडिशनल और बड़ी ओवरसाइट में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी स्थिति आने वाली यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली हम लोग पैसा कहाँ लगाते हैं? हम लगाते हैं डेट फंड्स में, इक्विटी में बहुत कम लगाते हैं। बट जैसे कि जो एफडीआई जो आ रहा है, इस बिल में लिखा है कि कुछ पैसा इक्विटी में लगाना इसलिए जरूरी है कि इक्विटी मार्केट को भी डेवलप करेंगे। जो इक्विटी मार्केट डेवलप नहीं होगी आपकी तो पैसा आए, आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इसमें एक और अच्छी बात यह है कि पेंशन में एफडीआई शुरू होने से पहले सरकार ने क्या किया है, उन्होंने ऑलरेडी रेगुलेटर बना दिया है। रेगुलेटर इज देयर, स्कीम भी बना दी है अच्छी, गरीब लोगों के लिए सब्सिडी का स्वावलंबन भी बना दिया है। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले से ही तैनात है, आधार तैयार है। आधार तैयार है। अब जैसे आधार तैयार है तो इस मार्केट को डेवलप करने के लिए अब हमें कैपिटल चाहिए। वो डोमेस्टिक भी हो सकती है लेकिन एफडीआई भी हो सकती है। तो उसके लिए एक प्रोविजनिंग है एफडीआई में कि इतना कैप में आ सकते हैं। तो अगर वो बिजनेस देखेंगे तो आएंगे, रेगुलेटर हमारे यहाँ पर हैं ही, तो वो उसको रेगुलेट भी करेंगे। और जो जोखिम की बात है, अब जोखिम में इसमें दो तरह से इसको समझने वाली बात है। एक हम कहते हैं गारंटीड रिटर्न। गारंटीड रिटर्न में, क्योंकि पेंशन एक 20 और 30 साल का प्रोडक्ट है, ये 2 साल का प्रोडक्ट नहीं है, 10 साल का प्रोडक्ट नहीं है। बैंक भी 10 साल की मैक्सिमम एफडी देता है। तो जब हम 30 साल की बात करते हैं तो 30 साल का रिटर्न बताना बहुत ही मुश्किल है और संभव ही नहीं है। तो इसीलिए वो जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के जरिए निकल के आता है। तो इसीलिए गारंटी देना, तो अगर हम कोई गारंटी देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो गारंटी इतनी कम होती है, जैसे मान लीजिए 4%, 3%, तो उसमें जो फंड मैनेजर है वो अपनी सारी ताकत इसमें लगाता है कि मैं कम से कम 3% दे दूं। उसकी ताकत ये नहीं रखती कि मैं 8 या दूं या 10 दूं। तो एक तो ये जोखिम की बात है। दूसरी जोखिम की बात ये है, अगर हम इंडिया की अभी मार्केट देखें, सबसे बड़ा जोखिम ये है कि वो जो 20 करोड़ गरीब लोग हैं वो कुछ करेंगे ही नहीं। वो बूढ़े हो जाएंगे और उनके पास कुछ पैसा ही नहीं होगा। रिटर्न कम आया, ज्यादा आया, वो तो बात की बात है, उनकी बचत ही नहीं होगी। तो सबसे बड़ा जोखिम तो ये है। तो हमें पेंशन की मार्केट डेवलप करनी है ताकि लोग जमा करना शुरू करें पैसा। 8% मिलता है, 6% मिलता है, कुछ तो बनेगा। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। दो चीजें हैं। एक, हम बात कर रहे हैं जोखिम इस पेंशन स्कीम से कि क्या जोखिम होगा, जो पैसा लगाएंगे अपना, उन लोगों को क्या रिस्क है। दूसरी बात है एफडीआई। तो जोखिम तो अगर वो पैसा हमारा देश का पैसा हो पेंशन स्कीम में, जोखिम तो उन लोगों को तब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एफडीआई आने से वो जोखिम कुछ बढ़ गया है। एफडीआई आने से तो कंट्री में पैसा आ रहा है हमारा, ठीक है। हमें कुछ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, जैसे हमें सब्सिडी की जो
है उससे हमें कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, दोज रिफॉर्म्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें अगर एफडीआई में पैसा हमारे पास आ रहा है तो उससे जोखिम बढ़ने वाली बात मुझे कुछ नजर नहीं आ रही कि उससे एफडीआई के आने से जोखिम कैसे बढ़ेगा। अगर जोखिम है तो अगर हमारी कंपनी करे पेंशन एफडीआई के आने से जोखिम इस तरह से बढ़ेगा क्योंकि आमतौर पर देखने को यह मिलता है कि अगर ठीक तरीके से रेगुलेशन काम नहीं किया तो वहां पर जो बाहर से पैसा लगा रहा है वो पैसा आपके ऊपर उपकार करने के लिए नहीं लगा रहा है, वो मुनाफा कमाने के लिए लगा रहा है। मुनाफा वो जिस भी तरीके से हासिल करेगा वो कमाएगा और उस मुनाफे में आपका हक सुनिश्चित रहे इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए और जानकारी अगर नहीं है तो कोई एक ऐसी रेगुलेटरी संस्था जो कि बहुत ताकतवर हो वो होनी चाहिए। देखिए जैसे सबसे ज्यादा सवाल जो आपने कही ये है कि हमारे जितने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हम बनाते हैं ये हमारे डोमेस्टिक क्षेत्र में उपलब्ध होता है। इंटरनेशनल फंड जब आते हैं फ्लाइट आउट का टर्म्स भी है जहां पे हमारे डोमेस्टिक रेगुलेशंस रूल्स एंड स्टिपुलेशंस काम नहीं करेगा, वो तो दूसरी बात है जी। इसमें सबसे ज्यादा है कि जोखिम का, सही आप बोले, जोखिम का सवाल एफडीआई का साथ नहीं है, जोखिम का सवाल पहले ही पैदा हुआ है जब सरकार ने किया। मेरा कहना यह है कि हर कर्मचारियों को, हर श्रमिकों को ये हक है कि भाई हम 3-4% में खुश हूं, हम जोखिम कुछ नहीं चाहिए, 3-4% से करिए। आप क्यों उसका जबरदस्ती जोखिम को सामने हासिल कर रहे हैं? अमिताभ जी मैं आपको वो देना चाहूंगा, वही जोखिम वाली बात हुई तो एनपीएस स्कीम में जैसे 3 अंश हैं, उसमें एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी अंश है। तो यदि आप केवल उसी में निवेश करें एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो तो ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, 6% होगा, 8 होगा, तो केवल उसमें करें तो वो गारंटीड रिटर्न हो गई और 30 साल में जितना भी वहाँ निवेश हुआ तो वही बात है। जोखिम, मैं ज्यादा जोखिम ले सकता हूं, मैंने इक्विटी में करा तो हो सकता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, इक्विटी में हो सकता है किसी साल में घाटा भी हो सकता है, परंतु मैं केवल अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लूंगा तो उसमें मुझे एक फिक्स ये सर्टेनिटी रहेगी मेरा पैसा कहीं नहीं है। उसका ऑप्शन है, जो थर्ड जो ऑप्शन है उसमें भी ये लिखा है, इसका बावजूद हमने पूरी गारंटी नहीं करेंगे कि जोखिम नहीं है। देखिए गारंटी मैंने जैसे बताया, गारंटी एक कैपिटल मार्केट इसमें हमारा जो महंगाई बढ़ता है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है 6% 7% तो इन्फ्लेशन ही है, तो अगर आप 3-4% रिटर्न लेंगे इसका मतलब 2% नेगेटिव रिटर्न जी। तो वी नीड हाई रिटर्न। मैं बताना चाहूंगा कि जो कैपिटल मार्केट में जो ग्रोथ होती है वो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा होती है। जिस आदमी ने 1980 में जब बीएससी स्टार्ट हुआ था, बीएससी इंडेक्स स्टार्ट हुआ था, 100 रुपये लगाए थे, आज उसकी वैल्यू लगभग 18,500 है। तो इक्विटी कैपिटल और लॉन्ग पीरियड 30 to 40 years इज हिस्टोरिकली। लेकिन आर्थिक मंदी के दौर में लोगों को आत्महत्याएं करते हुए भी हमने देखा। पर हम पेंशन की बात कर रहे हैं, हम रोज की बात नहीं कर रहे, रोज ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे। इसीलिए 20 साल का प्रोडक्ट है तो मैं तो 40 साल की बात कर रहा हूँ। तो हिस्टोरिकली प्रूव्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड कि आप अगर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 50% जो आपका कॉर्पस है, तो आपकी जो रिटर्न है वो सुपर डुपर होंगी लगता है। डर का तो सवाल इसलिए है कि आपने ये जो है सरकारी क्षेत्र जो है बैंक इंश्योरेंस वगैरह में, इसको तो आप हटा रहे हैं। इंश्योरेंस में बोल दिए कि वहां पे एफडीआई आए, बैंक कुछ दिन बाद अब तो आए हैं फॉरेन, लेकिन सरकारी क्षेत्र में जो बैंक है उसका भी संख्या कम हो जाएगा तो रेगुलेशन कहां लागू होगा, कहां गारंटी रहेगा? ये बताइए। जिस दिशा में होल गवर्नमेंट इज मूविंग इन सच अ डायरेक्शन दैट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। अमिताभ जी, जो एफडीआई आएगी तो एफडीआई के अंतर्गत जो भी विदेश की कंपनी यहाँ पे आके अपना बिजनेस करेगी, अभी 26% या जो भी है, वो हिंदुस्तानी कानून और हिंदुस्तानी रेगुलेशन के हिसाब से करेगी और पेंशन फंड में एज ए रेगुलेटर पीएफआरडीए उसको रेगुलेट करेगा। जहाँ तक मिस सेलिंग की बात करी आपने, बिल्कुल सही कहा मुकेश जी कि हिंदुस्तान में अभी हमारे देश में इतना नहीं होता है और यहाँ पे भी रेगुलेटर का काम है कि मिससेल होने से बचाए। और दूसरी जो स्कीम है एनपीएस की, यदि आप देखें बड़ी सिंपल स्कीम है, इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसमें मिससेलिंग का कोई सवाल ही नहीं है और सारे डिस्क्लोजर्स जो हैं उनको अपनी वेबसाइट पर डालने पड़ते हैं, एनुअल स्टेटमेंट आती है, एनएवी डेली डिक्लेयर होती है, तो सारे डिस्क्लोजर्स हैं। एक चीज ये मुझे बताइए कि ये जो हमारे ईपीएफ वगैरह करते हैं उससे ये किस तरह से अलग होगा, और दूसरा क्या कोई स्थायी खाता होगा? जैसे मान लीजिए अब ज्यादातर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं तो हर 2 साल 4 साल पे अगर लोग नौकरी बदलते हैं तो क्या उनका वो खाता संख्या भी बदलने पड़ेगा, नए तरीके से उनको खाते लेने पड़ेंगे? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इतनी कंज्यूमर फ्रेंडली स्कीम है। एक आपका एक खाता खुलेगा, उसमें आप अपना फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं
और साल में एक बार रिटर्न देख के आप अपना फंड मैनेजर बदल भी सकते हैं। जी। अगर आज ए है, कल आप सोचते हैं कि अगले साल मुझे बी पे जाना, वो कर सकते हैं। खाता वही रहेगा। यदि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वो नंबर वही रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। भटनागर साहब, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे। जैसे सरकारी विभाग में पेंशन का पता होता है कि ठीक है, नौकरी जब रिटायरमेंट होंगे उसके बाद पेंशन की जो रकम है वो कितनी होगी, तो क्या इसमें भी कोई ऐसी कोई फिक्स इनकम पेंशन वाली बात ये हम उसी डिबेट पे आ गए, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वर्सेस डिफाइंड बेनिफिट। जो 2004 से पहले चाहे बैंक में जो पेंशन थी या सरकार में थी, वो डिफाइंड बेनिफिट थी, और जो फिस्कल डेफिसिट की बात आई उसी से शुरू हुई। अब ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें आप जो भी रिटर्न आती है हर साल उसके एनएवी बदलती रहती है डेली, तो आप डेली अपना ट्रैक कर सकते हैं कि जो मैंने पैसा जमा किया है उसकी आज कितनी वैल्यू है। पर यस, वही जोखिम वाली बात दोबारा से आ जाती है कि आप जोखिम की जो आपकी क्षमता उसके हिसाब से आपको रिटर्न, और जो हर साल हर महीने बाद में जो पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल होगी पूरी? नहीं, हाँ, उसमें इस तरह है कि 60 साल की उम्र तक अकाउंट चलेगा, फिर उसके बाद जितना भी कॉर्पस आपके अकाउंट में है, 1 करोड़ 1 लाख या जितना भी है, उसका 60% तो आपको मिल जाएगा, उसका आप कहीं भी निवेश करिए। 40% की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से, जो भी हमसे रजिस्टर्ड हैं, और वो आपको एक पेंशन देंगे डिपेंडिंग ऑन उनका क्या प्रोडक्ट है, किस प्रकार की आप चाहते हैं। जी, इसके अलावा हम तमाम लोग सवाल तो आपसे पूछ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग संस्थाओं में पढ़ने वाले युवा हैं, वो भी आपसे जानना चाहते हैं कि इस स्कीम का उनके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चलेंगे हम सीधे उन युवाओं के पास जो जानना चाहते हैं कि दरअसल 30-40 साल बाद जब उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तब उसका क्या फ़ायदा वो उठा सकते हैं इस पेंशन स्कीम से। हमारे साथ ऐश्वर्या हैं। ऐश्वर्या, सवाल पूछिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ एंड मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि एफडीआई के आने से हमारे पास फॉरेन एक्सपर्टाइज और मैनेजमेंट आएगा, इससे जो पेंशन फंड मैनेजर्स होंगे वो लोगों को इस तरह से अवेयर करेंगे कि लोग एक्साइटेड हो जाएंगे उनकी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इससे सर, जैसा कि मैं खुद नोटिस करती आई हूँ, एडवर्टीजमेंट्स में बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व होगा ही। जैसा कि मैम ने बताया था, यूएसए का एग्जाम्पल इन्होंने बोला था कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे लोगों ने बहुत इन्वेस्ट करा था पेंशन फंड्स में, एंड उसके बाद स्टॉक मार्केट कुछ इस तरह से क्रैश हुआ था कि लोगों की सारी सेविंग्स चली गई थी। तो यही सिचुएशन कहीं इंडिया में ना आ जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका मैं 2 भाग में जवाब दूंगा। एक तो जैसा आपने कहा कि रिस्क क्या है, तो रिस्क के लिए ही रेगुलेटर होते हैं और रिस्क रिटर्न के आधार से ही निवेश करते हैं। निवेश की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होती है कि फंड मैनेजर किस प्रकार निवेश करेंगे, और आप एज ए ग्राहक के लिए भी गाइडलाइन है कि आप इक्विटी में 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा, जैसा आपने बताया कि फॉरेन एफडीआई से फॉरेन फंड मैनेजर्स आएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो मार्केटिंग ही केवल उनका रोल नहीं है। फंड मैनेजर की जो काम है, अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी है यहाँ पे, तो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है। इसमें बड़े हाईली स्किल्ड लोग लेने पड़ते हैं, केवल निवेश करने वाले लोग ही नहीं हैं। उनके पास एक विभाग होता है कि रिस्क मैनेजमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाना, बैक ऑफिस। तो ये सारे एक्सपर्टीज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं वो हमारे पास आएंगी और उससे
वो नए नए प्रोडक्ट भी लाएंगे। जी मनप्रीत, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी तक हमारे देश में सिर्फ 12% वर्किंग लोग ही ऐसे हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेते हैं, बट अभी भी 30 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन वर्कफोर्स ऐसी है जिन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जिसमें लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप आते हैं मोस्टली। तो उन्हें कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उन्हें ये फ़ायदा दिलवाने के लिए? जी ज्योतिर्मय जी। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं आरंभ कर रखी हैं और उसके साथ में सरकार ने कुछ सब्सिडी स्कीम स्टार्ट कर रखी हैं, जिससे कि जो पीछे के तबके के लोग हैं उनके पास जॉब्स रहें, जैसे नरेगा वगैरह है। इससे काफ़ी पैसा लोगों के पास गाँव में जा रहा है और ऐसा देखने में आया है कि जिन जिन एरियाज़ में ये पैसा गया है वहाँ के लोगों का जो रहने का स्तर है ऊँचा हुआ है और उनके पास कुछ सरप्लस है। अब उनकी ये स्थिति आ गई है कि वो कुछ ना कुछ पैसा पेंशन फंड में डाल सकते हैं, तो उसके लिए सरकार ने पेंशन स्कीम स्टार्ट कर रखी है। जो इसमें जैसे केंद्र सरकार ने स्वावलंबन निकाला है कि अगर गरीब आदमी 1000 रुपये जोड़ता है तो केंद्र सरकार भी 1000 रुपये देती है। तो इसको देखते हुए अब कर्नाटक सरकार ने कहा है कि अगर हम भी अपना 1200 और देंगे। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो शुगर केन वर्कर हैं और जो डेयरी वर्कर हैं उनको हम 1200 और देंगे। तो राज्य सरकार भी और इस तरह के बेनिफिट्स गरीबों के लिए लेकर आ रही हैं ताकि उनकी जो पेंशन पूंजी हो वो अच्छी बने। जी अगला सवाल सचिन। सर, मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा आपसे नागेंद्र सर से क्वेश्चन है कि जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट के तहत ये देखा गया है कि जो विदेशी कंपनियाँ आती हैं वो मुनाफा बटोर के वापस चली जाती हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेनी चाहिए? देखिए, जो विदेश से आता है या कोई भी हमारी भी कंपनी विदेश में जाती है तो वो वहाँ मुनाफा ही कमाने जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी विदेशी कंपनी यहाँ पे आ रही है वो हमारे कायदे कानून के हिसाब से कर रही है, ज़्यादा मुनाफाखोरी नहीं कर रही है। तो मैं केवल अपना जवाब पेंशन फंड तक ही सीमित रखूँगा कि पेंशन फंड में एज ए रेगुलेटर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि ये अपना कार्य ठीक से करें और फीस भी उसमें फिक्स्ड है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार का भ्रम या भय नहीं होना चाहिए। जी अगला सवाल पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो नई पेंशन स्कीम है इसमें जब चाहे पूरा पैसा निकालने की पूरी आज़ादी नहीं है, तो मतलब इसमें एक आम आदमी किसकी राह देखेगा अगर उसे जरूरत पड़ती है पैसे की? तो देखो बेटा, ये है पेंशन स्कीम। पेंशन 60 साल के बाद की है। तो इस स्कीम में भी दो भाग हैं, एक टीयर 1 अकाउंट और एक टीयर 2 अकाउंट। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पैसे की बीच में ज़रूरत पड़ सकती है तो टीयर 2 अकाउंट में पैसा डालिए, जिसमें से आप कभी भी निकाल सकते हैं। टीयर 1 अकाउंट केवल आपके भविष्य के लिए है और ये केवल हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम लोग बोल रहे हैं कि आबादी हमारी अभी यंग है, तो ये आबादी 30-40 साल बाद 60 साल की हो जाएगी, उसको अपना पेंशन चाहिए होगा। जी अरुण। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा लगाते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में और वो कंपनी जो है वो बंद हो जाती है या किसी कारण से डूब जाती है, तो हमारा पैसा कौन वापस करेगा? एक दो इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं हमारे यहाँ पर जहाँ पर जो कुछ प्राइवेट बैंक था, एक बैंक था जिसमें उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, बट अल्टीमेटली उसमें भी क्या हुआ, गवर्नमेंट आगे आई, उन्होंने जो नेशनलाइज बैंक्स थे उस नेशनलाइज बैंक को, उस प्राइवेट बैंक को टेक ओवर कराया और जो निवेशक थे उनका पैसा सेफ रहा। तो मुझे लगता है रेगुलेटर यहाँ पर है, गवर्नमेंट है, तो वो आम जनता का पैसा ऐसे वेस्ट नहीं होने देगी। डाउट है। देखिए, रेगुलेशन जो है, हमने बोले हैं रेगुलेशन बहुत कड़ा है, हमारे यहाँ रेगुलेशन के लिए विस्तारित बंदोबस्त है, लेकिन एक एग्जांपल दे फिलहाल का कि देखिए 2 साल से 3000 किंगफिशर का एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट में जमा नहीं हुआ। पीएफ अकाउंट में जमा नहीं हुआ 2 साल, जहाँ पे कानून है, जमा हुआ और 1 साल से सैलरी नहीं। कानून क्या है? कानून क्या है कि 6 महीना तक अगर ना दे तो नॉन बेलेबल ऑफेंस। अभी सरकार अगर सही तरीके से इसको लगाए तो बित्तल मालिया भी, विजय मालिया भी वहां जेल में रहते थे। यही है कानून का नतीजा, रेगुलेशन का नतीजा। अगला सवाल पूछिए अंकुर। सर, मैं एडिटोर्स का स्टूडेंट हूँ। सर, आपसे एक क्वेश्चन है। जैसा आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि हमारे डेवलपमेंट में यूज़ होता है। तो इसकी क्या गारंटी है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो हम लोगों को एक फिक्स डिपॉजिट ही मिलेगा? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? 21। तो आप अभी 50% अपना इक्विटी में रखिए, फिर जैसे जैसे आप डिफॉल्ट स्कीम में बढ़ते जाएंगे तो आपका इक्विटी कम होता जाएगा, जीरो होता जाएगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है इक्विटी मार्केट में लेटर तो आपको उसका नुकसान नहीं होगा। हाँ। जी अगला सवाल पूछिए।
सर मेरा सवाल आप दोनों से है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 करोड़ लोग जो अनएम्प्लॉयड या फिर आप बोल सकते हो जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उन लोगों तक पेंशन नहीं पहुंचती है। तो एफडीआई के आने के बाद उन लोगों को कितना फ़ायदा होगा? एफडीआई के आने के बाद मैंने वही कहा कि एफडीआई तो पेंशन फंड मैनेजर के तौर पे उस कंपनी में लगाएगा और वो बाहर की एक्सपर्टीज़ लाएंगी क्योंकि उनका काम ये है, और यहाँ पे मार्केट डेवलप करेंगी। मार्केट डेवलप करने का मतलब बॉटम ऑफ पिरामिड भी है। जो 30 करोड़ हैं उसमें भी उनसे बूंद बूंद से सागर बनता है, मैं बोल रहा हूँ, तो उनसे भी पैसा लेंगे तो वो इस प्रकार की योजनाएं बनाएंगी जैसे ये सेक्टर बढ़ेगा। अभिषेक आप पूछिए। मेरा सवाल ये है कि पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है, अगर इसका इस्तेमाल शेयर मार्केट में होता है और शेयर का नुकसान होने में रिटायर्ड बुजुर्गों पर कितना गहरा असर पड़ेगा? मैं इसके लिए मैं जवाब दूंगा। ये 60 साल के जो देश की आज़ादी हुई है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर में एक भी एंटिटी ऐसी नहीं है जो फेल हुई हो। ना कोई बैंक फेल हुआ है, ना कोई इंश्योरेंस कंपनी फेल हुई है। जबकि 2008 में जो अमेरिका में जो एक टर्मोइल आया था जहाँ की बैंक खत्म हो गए थे, इस देश की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो कैपिटलाइज्ड का जो भूमि है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आपको ऐसी नेगेटिव बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से देश बढ़ रहा है, जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है, आप लोगों का खुशहाल आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा मतभेद है, रुक नहीं है, ये देश रुकने वाला नहीं है। एक नंबर ये है कि 2008 का जो संकट पैदा हुआ अमेरिका में, उस समय हमने भी चाहा था ऐसी दिशा में चले। उस समय जितने पार्लियामेंटेरियंस लेफ्ट पार्लियामेंटेरियंस को रुका था यूपीए 1 गवर्नमेंट में। एक नंबर ये है। दूसरा है आजकल जो स्थिति है इसमें सट्टाबाजी का तरह हमारे बहुत अट्रैक्शन है कि हमारे मान लीजिए कि फूड सेक्टर, फूड इज लाइफ, अब लाइफ को सट्टाबाजी में डाल दिया फॉरवर्ड ट्रेडिंग। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पेंशन उसको भी सट्टाबाजी में डाल रहे हैं फ्यूचर के लिए। यही तो टेंडेंसी है सरकार का और इसको खिलाफ हम लड़ेंगे। अभी पार्लियामेंट में लड़ेंगे, अभी वो आ रहा है। एक सेकेंड और हमारे इंडियन लेबर कांग्रेस में लड़ेंगे, बहुत जगह है। और हम सारी ट्रेड यूनियन इकट्ठा मांग किए हैं कि 1000 रुपया पेंशन मिनिमम गारंटी करें जो भी है और इसको रिस्क फ्री करें। जी एक मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गड़बड़ी करता है, अगर कोई असफल साबित होता है या पैसे लेके भाग जाता है, तो किस किस तरह के एक्शन होंगे उनके खिलाफ? उसमें यही मैंने कहा, हमारा सुपरविजन मैकेनिज्म ऑलरेडी है जिसमें कि हम हर एक तिमाही हर एक फंड मैनेजर का रिव्यू करते हैं, उनका इंस्पेक्शन होता है और यदि ये पाया गया कि इसमें कि ये फंड मैनेजर ठीक काम नहीं कर रहा तो उसका हम फौरन लाइसेंस सस्पेंड करके और वो एसेट दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारा जो कार्य होगा ये सब्सक्राइबर के हित में होगा। या कोई गड़बड़ी कर रहा है तो इसका मतलब जो गड़बड़ी कर रहा है या जो असफल साबित हो रहा है उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। पीएफआरडीए को अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस तरह के अधिकार भी होंगे। इसके अलावा पीएफआरडीए के अधिकारियों का ये भी कहना है कि आम लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और फायदा इस तरह से उठा सकते हैं क्योंकि उन्हें चुनने का अधिकार होगा और उन्हें अपने तरीके से अपने फंड को मैनेज करने का भी अधिकार होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बिल जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाता और जब तक आप जैसे जो श्रमिक संगठन के लोग हैं उन्हें ये स्वीकार नहीं हो जाता, तब तक इसे लेकर आगे बढ़ना भी एक बड़ी चुनौती है। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।